बेटी लास्ट वाली वीडियो जो है ऑटोमेटिकली बंद हो गई थी क्योंकि स्पेस था नहीं, तो उस वजह से मैं क्या बता रही थी कि नोज़िया वोमिटिंग जो है थी रिस्क फैक्टर मैंने बता दी कि पोस्ट ऑपरेटिवली अगर पेन कंट्रोल ना हो रहा हो या ओपियोइड जो किसकी ओवरडोज होने पर नोज़िया वोमिटिंग करवाता है, कोई सर्जरी जीआईटी मतलब आपने जो है जीआईटी या ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग कंडीशन है, कोई यंग फीमेल है या यंग एडल्ट है, तो उसमें आपने अवॉइड करना है ओपियोइड क्योंकि इसके एडवर्स है नोज़िया वोमिटिंग, और पेन कंट्रोल करना है और क्या है स्टमक को एम्प्टी करना है बाय डिकम्प्रेसिव ट्यूब के थ्रू, ठीक है। और स्टार्ट ओरल फीडिंग स्लोली आपने स्टार्ट करवानी है, वरना उसको जो है नोज़िया वोमिटिंग कंडीशन देख सकती है। मेंटेन हाइड्रेशन, उसकी हाइड्रेशन और उसका बीपी मेंटेन करना है। ड्रग्स आपने डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देनी है, ठीक है, और मेटोक्लोप्रोमाइड देनी है, और H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसमें साइक्लिजीन है, और FHT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसमें और क्या लिखा हुआ है ऑन्डन सेट्रॉन है, ठीक है, और ये प्रोक्लोरोपेराजीन है, डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, नाम पढ़ लो, ठीक है। यूरिन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? ओलिगोयूरिया जो है आपको पता है कि जब यूरिन आउटपुट आपका 0.5 ml पर केजी पर आवर से कम हो जाए तो ओलिगोयूरिया की कंडीशन होती है ना, कि पेशेंट का पेशाब ही कम आ रहा है, यूरिन आउटपुट उसका कम आ रहा है। तो इस मोस्ट कॉमनली कब देखा गया है कि कोई ये कब होता है कि आपका जो है पेशेंट ओलिगोयूरिया के साथ प्रेजेंट करता है जब रिड्यूस रीनल परफ्यूजन हो जाए, ठीक है। रिजल्टिंग मतलब पेरी ऑपरेटिवली कुछ ऐसा कि उसकी जो है किडनी को सप्लाई ब्लड फ्लो सही से नहीं जा रहा, उसकी परफ्यूजन सही नहीं हो रही, तो जैसे वो उसका यूरिन आउटपुट कम है, तो ये इसका कॉज है, ठीक है। या जो है पेरी ऑपरेटिवली उसका हाइपोटेंशन या फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो है वो सही से नहीं हुई। पेरी ऑपरेटिवली यही होता है ना कि फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट आईवी और सब कुछ मेंटेन होता है, तो अगर वो सही से नहीं हुई और जिसकी वजह से जो है रीनल परफ्यूजन सही नहीं हो पा रही और वो कम हो रही है, तो इस वजह से जो है ओलिगोयूरिया यूरिन आउटपुट भी कम होगा। ऐसी बात है, रीनल परफ्यूजन कम होगी तो यूरिन आउटपुट भी कम होगा, सेंस वाली बात है, ठीक है। अब अनट्रीटेड को अगर ये ओलिगोयूरिया को आपने ट्रीट नहीं किया तो एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। अगर पेशेंट जो है नहीं ट्रीट करे इसको टाइमली तो फिर उसका रीनल भी फेल कर सकता है एक्यूटली बेस पे। कॉमन यूज़ एक्यूट रीनल फेलियर क्या हो सकते हैं कि हाइपोटेंशन हो उसको, ठीक है, हाइपोटेंशन होगा तो जाहिर सी बात है रीनल परफ्यूजन भी रिड्यूस होगी। हाइपोवोलेमिया हो, सेम वही के नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग ले रहा हो तो रीनल फेलियर, स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा ले रहा हो या यूटेरिक इंजरी हो उसको कोई, तो इन सब की वजह से एक्यूट रीनल फेलियर की हो सकता है पेशेंट को ना। प्रिवेंशन क्या है कि आप रीनल फंक्शन को मॉनिटर करो, ठीक है, एक्सेस करो वॉल्यूम स्टेटस को, कि पल्स उसकी सही हो, बीपी सही हो, उसका बॉडी जो है सीरियल सही हो, बॉडी वेट और सेंट्रल वीनस प्रेशर सही हो, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर सही हो, ये सारी चीज़ें सही होंगी तो जो रीनल की परफ्यूजन मतलब कि उसको ब्लड फ्लो सही जा पाएगा, सही ब्लड फ्लो जाएगा तो वो उसका यूरिन आउटपुट भी सही होगा। अगर रिड्यूस होगा तो फिर यूरिन आउटपुट भी कम होगा जो कि ओलिगोयूरिया के साथ प्रेजेंट करेगा। उसके बाद आपने नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग अगर कोई ले रहा है तो आपने वो नहीं करनी, क्योंकि अगर ओलिगोयूरिया बहुत अरसे तक है तो वो रीनल फेलियर करवा सकता है ना, तो इस वजह से जो है आपने जो है उसको नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग नहीं, क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिक से भी रीनल फेलियर हो सकता है ना, क्योंकि जाहिर से वो इसमें ऐसे ड्रग्स जिसमें नेफ्रोटॉक्सिक हो तो उसको आपने अवॉइड करने हैं। प्रेजेंट सेप्सिस कैथेटर केयर जो भी है, एंटीबायोटिक आपने सेप्सिस को प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। और कंसिडर डायोटिक आपने कंसिडर करने, ठीक है। अच्छा, एब्डोमिनल सर्जरी क्या है? मेन कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना इसमें पोस्ट ऑपरेटिवली जो है मेन कॉम्प्लिकेशन है ये एब्डोमिनल सर्जरी पेशेंट, और इसमें क्या होता है कि एनास्टोमेटिक लीकेज हो जाता है एनी टाइम। मतलब पोस्ट सर्जरी जो है जो एब्डोमिनल की मोस्टली देखी गई है कि जो लीकेज एनास्टोमोस किया होता है ना ऑपरेट करने के मतलब ऑपरेट में जो एनास्टोमोस किया जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव क्या होता है कि वो जो एनास्टोमेटिक होता है ना उसमें लीकेज आ जाती है, तो ये होता है पोस्ट एनी टाइम पोस्ट मतलब किसी भी टाइम हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन, जाहिर सी बात है जब वो एनास्टोमेट लीकेज हो जाएगी तो वहाँ पर आसानी इन्फेक्शन हो सकता है, वो एक रास्ता खुल गया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, ठीक है। पैराटिक एरियस हो सकता है। फीवर देख लो, फीवर में ना आप ये फीवर जो है 40% पेशेंट में मतलब आफ्टर मेजर सर्जरी 40% पेशेंट में फीवर होता है, ठीक है। अब इसमें जो है मेन चीज़ बस ये देख लो कि पोस्ट ऑपरेटिव फीवर जो है ना 5W से याद रख लो। 5W का क्या मतलब है कि वाइंड 1W हो गई, 5W है वाइंड, वाटर, वाउंड और वॉकिंग वंडर और ड्रग, ठीक है। अब वाइंड का मतलब क्या है? वाइंड हवा का ताल्लुक किससे? लंग्स से जाती है ना एयर, तो इस तरह से कि वाइंड लंग्स से ताल्लुक, तो इसका मतलब वहाँ पे लंग्स में मैंने क्या बताया था कि एल्वेओलर कोलैप्स हो जाता है ना, एटिलेक्टेसिस होगा। तो अगर एटिलेक्टेसिस होगा, अगर एल्वेओलर कोलैप्स हो जाता है या एटिलेक्टेसिस कह लो, मैं बार बार इस वजह से कह रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि व्हाट इज एटिलेक्टेसिस, तो आपने एल्वेओलर कोलैप्स को एटिलेक्टेसिस कहते हैं। तो अगर पेशेंट में पोस्ट ऑपरेटिवली एटिलेक्टेसिस
हो जाए, लाइक एल्वियोलर कोलैप्स हो जाए, तो उसको क्या होगा कि 0 से 48 घंटे, ठीक है, मतलब 2 दिन के अंदर उसको बुखार हो सकता है, ठीक है, मतलब 0 से 48 आवर में उसको बुखार जब होगा थ्रू एटिलेक्टेसिस, तो उसको आप इस तरह से याद रखो, वाइंड का लंग्स है। ये ट्रिक है कि वाइंड का लंग्स से याद रखो। अब लंग्स से आपको पता है कि एटिलेक्सिस का केस होगा और 48 आवर में उसको प्रेजेंट होगा फीवर, ठीक है, पोस्ट ऑप्रेटिवली। इस तरह से वाटर है ना, तो वाटर यूरिन से याद रखो, यूरिन में ही होता है ना, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से बहता हुआ वाटर, ठीक है। तो इस तरह की ट्रिक है दी हुई है आपको 4W की, तो मैं भी आपको इस तरह से याद करवा रही हूँ। तो अब देखो यूरिन कहाँ से आता है, वहाँ पे कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, रीनल से आता है ना, तो कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, और 3 से 5 डेज में फीवर हो सकता है। मतलब पोस्ट ऑपरेटिव अगर पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तो 3 से 5 दिन में उसको फीवर हो सकता है। इस तरह से कि कोई अगर वाउंड इन्फेक्शन की, अगर कोई जहाँ पे उसको मतलब कोई ज़ख़म है ऐसा जो कि ड्यूरिंग ऑपरेशन वहाँ से ऑपरेट हुआ है, जो भी हुआ है, तो कोई वाउंड है, वाउंड इन्फेक्शन, अगर कोई भी वाउंड इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो 3 से 5 डेज में फीवर हो सकता है। कोई वॉकिंग है, लाइक डीप वेनस थ्रोम्बोसिस आपने लोअर एक्सट्रीमिटी का देख लिया, जैसे एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा था, तो 5 to 10 डेज में फीवर प्रेजेंट कर सकता है। वांडर ड्रग्स में कोई ऐसी ड्रग्स है तो वो कोई किसी भी टाइम फीवर कर सकती है, इरेक्शन एनी टाइम। तो ये ट्रिक है कि 5W के लिहाज से आपने जो है याद रखना है कि किस कोर्स की जैसे कितने दिन में फीवर प्रेजेंट हो सकता है। वाइंड लंग्स से था, एटिलेक्सिस था 48 आवर में, यूरिनरी इन्फेक्शन 3 से 5 दिन, वाउंड इन्फेक्शन 3 से 5 दिन सेम, और डीप वेनस थ्रोम्बोसिस जो कि वॉकिंग करते हो ना, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस मैंने कहा था कि मोस्टली लोअर एक्सट्रीमिटी की वजह से होता है। तो लोअर एक्सट्रीमिटी क्या है, आपके लोअर लिम्ब, आपके पैर, तो उससे आप वॉक ही करते हो ना, तो 5 से 10 दिन में उससे प्रेडेंस होता है। बाकी वाउंडर ड्रग्स, तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। उसके बाद वाउंड डिहेसेंस है। वाउंड डिहेसेंस क्या है, व्हाट इज़ वाउंड, ये है पार्शियल कंप्लीट डिस्ट्रप्शन हो जाती है एनी और ऑल द लेयर ऑफ वाउंड, मतलब जो वाउंड है ना उसकी तमाम लेयर या पार्शियल या कंप्लीट डिस्ट्रप्शन हो जाती है किसी भी लेयर की। अच्छा, मोस्ट कॉमनली जो है ना ये पोस्ट ऑपरेटिवली 5वें या 8वें दिन में होता है ना मोस्ट कॉमनली, और ये जो है मोस्ट कॉमनली होता भी एब्डोमिनल वाउंड के थ्रू होता है, जो है कोई भी एब्डोमिनल वाउंड है तो उसमें होता है ये। अब ये प्रेजेंट कैसे करता है, सीरोसेंगुइनस डिस्चार्ज, मतलब ब्लड भी होता है और साथ में सीरम भी होता है। रिस्क फैक्टर क्या है, कोई माल नरिश है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, ओबेसिटी है। ये क्या है, वाउंड डिसीज समझ तो आ गया ना कि क्या होता है, कोई भी वीक पॉइंट होता है, ठीक है, कोई भी वीक पॉइंट होता है, मतलब जहाँ से जैसे एब्डोमिनल सर्जरी में आपको बताया था ना कि एनास्टोमेटिक लीकेज हो जाता है, तो सेम वाइंड की पार्शियल कंप्लीट डिस्ट्रप्शन होती है, मतलब जहाँ से एब्डोमिनल सर्जरी हुई, फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल, क्योंकि एब्डोमिनल वाउंड में ज़्यादा देखा गया है ना, तो जहाँ पे एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, अब वहाँ से जो है ना क्या हो गया है कि जैसे एनास्टोमिस लीकेज हो गया, या जो वाउंड था ना उसकी लेयर खुल गई है, या तो पार्शियली खुली है सिर्फ, मतलब ये आपका पेट है, ठीक है, मतलब किसी भी पेशेंट का पेट है, अब सिर्फ ये जगह खुली है, तो इसे मतलब वीक पॉइंट जहाँ पे भी होगा ना, जहाँ पे भी वो जो सूचरिंग है ना, जो आप सूचर कर देते हैं, तो वहाँ से सूचर कहीं से भी ढीला पड़ जाए, पार्शियली या कंप्लीट पूरा ही खुल जाए, ठीक है, वाउंड जो भी ज़ख़म है, और ये 5वें से 8वें पोस्ट ऑपरेटिव डे मतलब देखे गए 5वें से 8वें डे में ये पेशेंट कहता है कि मेरे ना यहाँ से ये धागा कहते हैं वो, क्योंकि उनको तो नहीं आती टर्म्स वगैरह, तो कि ये यहाँ से वो है, तो फिर उसको फिर उसी तरह ट्रीट किया जाता है ना कि क्या करना है। तो ये किस वजह से हो सकता है कि मे बी माल नरिशमेंट हो, कि वो जो है ना पोस्ट ऑपरेटिव उसने सही से जो है वो नहीं कुछ चीज़ सही से इनटेक नहीं की हो, मतलब जो प्रिकॉशन दी है उस पर फॉलो नहीं किया हो, या मोस्टली पता है क्या होता है कि बीपी मेन चीज़ है, कि अगर पोस्ट ऑपरेटिवली और प्री ऑपरेटिवली बहुत मैटर करता है। अगर पोस्ट ऑपरेटिवली बीपी नहीं वो किया गया और पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसकी सूचरिंग खुलने के खदशात हो सकते हैं। अब ये इस पर मैंने रिसर्च नहीं की क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, अभी इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये केस देखा है कि पेशेंट जो थी हाइपरटेंसिव पेशेंट थी, और वो स्टाफ ने ना मतलब उनकी फाइल में लिख दिया था कि हाँ बीपी की मेडिसिन दे दी। अब पेशेंट को तो इतना वो नहीं था, तो मैं उस वक्त थी, तो फिर मैंने वो डॉक्टर आए कि आपने बीपी की मेडिसिन ली, पेशेंट से पूछ रही है। अब पेशेंट ने मना कर दिया। अब मैंने कहा नहीं इन्होंने तो नहीं ली, तो जब फाइल में देखा ना तो वहाँ पे यस लिखा हुआ था। तो फिर जो वो स्टाफ जो है ना, फिर मैंने उनसे कहा कि मतलब ये तो एक रिस्की काम है ना कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आ रहे हो, आप उसका बीपी फाइल में लिख रहे हो कि आपने बीपी मेडिसिन दी है। वो पेशेंट तो क्या पता, बेचारा वो उसको नहीं पता ना कि क्या करना है क्या नहीं, आपने ही डील करना है। जब डॉक्टर ने आपको सारी